से जीता है ये जमाना, क्या करे वो जिसकी कोई उम्मीद ना हो। तो मेरा उनसे कहना है, उम्मीद की कश्ती को डुबोया नहीं करते, और अगर साहिल अगर दूर है तो रोया नहीं करते। जज्बा है अगर आपके दिल में कुछ कर दिखाने की, तो पक्की बात है ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते हैं। जी हाँ साथियों, अगर जज्बात है और वो भरोसा है खुद में, तो ऐसे व्यक्ति कभी कुछ खोया नहीं करते हैं। आपकी जीत निश्चित है। आइए एक प्यारा सा सुनहरा सा कंटेंट आपका आभार, स्वागत, अभिनंदन कर रहा है साथियों। फिलहाल एपिसोड नंबर 4 लेकर के हम मुखातिब हैं हिंदी स्पेशल की। हिंदी स्पेशल की सीरीज अब आपके सामने से एकदम दौड़ रही है साथियों, जहां हम आज देखेंगे एपिसोड नंबर 4 में भाषा के अंग। जी हाँ, बहुत ही छोटा सा कंटेंट लेकिन बहुत बड़ा माहौल लेकर के आया है, बहुत कुछ बताने के लिए आपके साथ जुड़ रहा है। आइए साथियों सुनते हैं भाषा के अंग। जी हाँ, भाषा के अंग किसे कहते हैं, पूरे मनोवेग से लेने का इसे प्रयास करिएगा और लीजिएगा भी। भाषा के अंग से कई बार हमारे एग्जामिनर महोदय मुखातिब हुए हैं, कई बार ऐसे प्रश्नों का चिन्हांकन किया गया है जो हमारे एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और होते रहेंगे। फिलहाल भाषा के अंग की अगर हम बात करें कि भाषा के अंग कितने होते हैं, पहला प्रश्न तो यहीं से शुरू होता है और हमारा दायित्व है कि हम अपने कार्य क्षेत्र को शुरुआत से ही लें और बेहतर लें। एपिसोड को क्रम से देखें तो इससे ये होती है कि आपकी जो मनोदशा है ना, थोड़ी सी चेतना आपकी बेहतर होती है, क्योंकि आप चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से ले रहे हैं। इससे आपको जानकारी ग्रहण करने में विशेष बल मिलता है। तो भाषा के अंग की बात करें, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दौड़ा रहा हूं साथियों। भाषा के अंग की बात अगर एग्जामिनर आपसे करेगा या पूछेगा आपके एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आपके हालात से मुखातिब होंगे साथियों, तो जवाब आपका होना चाहिए 4। भाषा के अंग होते हैं 4 होते हैं, ये हमारा फुलफिल जवाब है। भाषा के कुल अंग पूछे तब भी दिल खोल के जवाब दीजिए कि 4 ही होते हैं। इसका तात्पर्य है हिंदी को हमें हंस हंस के सीखना है, दिल से सीखना है और शिद्दत से ले जाना है। तो भाषा के अंगों की बात कर रहे हैं, तो भाषा के अंगों की बात हो रही है, तो भाषा के अंग कितने होते हैं साथियों? 4। चाहे मुख्य करके पूछ लो, चाहे कुल करके पूछ लो, किसी भी तरीके से पूछोगे हमारे जवाब नहीं बदलने वाले हैं। अतः हम अपने दृष्टिकोण को आपके साथ साझा कर रहे हैं साथियों। जवाब आपका भी 4 होना चाहिए, और जिसमें सबसे पहली बात हम करने वाले हैं लिपि की। एक होता है लिपि और दूसरा है बोली। लिपि, बोली, और तीसरा है साहित्य। लिपि, बोली, साहित्य, और चौथा है व्याकरण। व्याकरण, एक बात समझना, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा की इकाई अलग बात है, जहां आप ध्वनि वर्ण से ताल्लुकात बनाते हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन हम भाषा के अंग की बात करें, जैसे हमारा ये शरीर, हमारी ये काया, जिसके साथ जुड़े हुए तमाम मोह माया, ये हाथ, ये पैर, ये आँख, ये तमाम चीज़ें जिन्हें आप संवारने पर लगे होते हैं। हर कोई व्यक्ति तमाम प्रकार की क्रियाकलापों से, क्रिया विधियों से इसे हमेशा सजाता और संवारता रहता है। फिलहाल ये जीवन का चक्र है, वो उनसे रोका नहीं जाता है। देखिएगा साथियों, तो लिपि, बोली, साहित्य और व्याकरण, ये हमारे भाषा के 4 अंग उसी तरीके से हैं जिस तरीके से हमारी काया में बने हुए तमाम संरचनाएं मिल करके एक जीती जागती प्रतिमा का, कह सकते हैं, एक जीती जागती प्रतिमा का निराकरण करते हैं, जो हम इस तरीके से संपादित और संचालन कर पाते हैं, जिसमें हमारे हाथ, हमारी आँख, हमारी नाक, हमारे मुंह, ये तमाम चीज़ें मिलकर के एक सुंदर सी काया को जन्म देते हैं। उसी तरीके से लिपि, बोली, साहित्य और व्याकरण, ये मिलकर के भाषा के संपूर्ण या संपूर्णता को बल देते हैं, संपूर्णता का निर्वहन करते हैं। भाषा इन्हीं चीज़ों से मिलकर के अपने कार्यदायित्व का, अपने कार्य क्षेत्र का बेहतर निर्वहन करती है साथियों। तो लिपि, बोली, साहित्य और व्याकरण, ये 4 अंग हमारे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्रम से थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करने वाले हैं साथियों। अब पहली बात, लिपि किसे कहते हैं? तो मेरा बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है आपको बताने का, और इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरे पास आइए और इस तमाम प्रकार के पहलू को छू जाइए। लिपि किसे कहते हैं? तो कहिएगा कि भाषा लिखने के तरीके को साथियों लिपि कहते हैं। सिंपल बात है। लिपि किसे कहते हैं? तो ये लिखने का तरीका है दोस्तों, लिखने का तरीका। क्या लिखने का तरीका है? क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं दूर नहीं जाना है। भाषा लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है, यही अपने मन में बसाना है।
तो भाषा लिखने के तरीके को हम लिपि कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण लिपियों से आपका परिचय कराते हैं। जी हाँ साथियों, उन महत्वपूर्ण लिपियों से हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे कई बार प्रश्न पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे साथियों। जैसे अगर हम बात करें देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि ये हमारे लिए सबसे खास है और सर्वाधिक प्रश्न भी यहीं से चिन्हित किए गए। और कई बार ये एग्जाम में आया कि हिंदी किस लिपि में लिखी गई है। लिपियों का मतलब होता है अपना एक व्यवस्था। जैसे हम अपनी नोटबुक पर जब भी कोई चीज़ लिखते हैं हिंदी भाषा में, तो आपको पता होता है कि हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे होते हैं, यानी हमारी कार्यपुस्तिका कुछ इस तरीके से होती है और जिस पे हम इस तरीके से अपना अंकन करते हैं, इस तरीके से अपने अक्षरों को चलाते हैं, हम उसे देवनागरी लिपि कहते हैं साथियों। यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है। कभी कभार ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लिपियों का मतलब तरीका होता है। जैसे उर्दू आप देखो तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिसे हम खरोष्टी और फारसी लिपि कहते हैं। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इसलिए मेरा दायित्व है, मेरा कार्यक्षेत्र है कि मैं आपको वहां तक पहुंचाने का एक जो मन बनाया हूं वो चीज आप तक पहुंचे बेहतर ढंग से। देखिएगा तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी गई साथियों? हिंदी। हिंदी ही नहीं, आप नेपाली भी देखोगे ना, यह भी इसी भाषा में। आप संस्कृत लोगे ना, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ध्यान देना, कोंकणी भी देवनागरी में और मराठी भी देवनागरी में। मैंने आपसे वादा किया है और वो वादा निभाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर अगर इतनी चीज़ें मिल जाएंगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप डिसलाइक कर सकते हैं। एक चैनल पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको देना उद्देश्य है हमारा कि जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। हर जगह आप देख पाते होंगे कि हिंदी किस भाषा में लिखी गई, तो देवनागरी लिपि। मैंने आपको लगे हाथ इन तमाम बातों से अवगत कराने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अद्भुत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझसे कोई कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मेरा दायित्व है, मेरी उम्मीदें हैं, मेरा विश्वास है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूँगा और वो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने का भी प्रयास करेंगे। बस इतनी ही उम्मीदें हैं और इतना ही विश्वास है। तो देखिएगा तो देवनागरी लिपि में ये तमाम भाषाएं आ गई। अब देखना, अगर हम उर्दू की अभी थोड़ी देर बाद पहले किए थे, उर्दू साथियों, उर्दू किस लिपि में लिखी गई है? तो उर्दू का जवाब होता है फारसी। परंतु अगर विकल्प में खरोष्टी लिखा है तो भागना मत, खरोष्टी टिक करके आइएगा। और आपको पता है उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती, ना कि बाएं से दाएं, ठीक है। अगर हम बात करें तमिल की, तमिल जानते हैं ना आप साथी, तमिल किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी बताइएगा। तमिल ब्राह्मी में है, मलयालम भी साथियों ब्राह्मी में है, मलयालम ब्राह्मी लिपि में है। आपका ऊपर देखिए हमने कोंकणी लिखा है और कन्नड़, ध्यान रखिएगा, कन्नड़ ब्राह्मी में आएगा। एक प्रश्न एग्जाम में कई बार आया, पंजाबी किस लिपि में लिखी गई है? ये प्रश्न एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है, तो पंजाबी हो गया गुरमुखी में। और आपको पता है अंग्रेजी किस लिपि में लिखी गई है? तो अंग्रेजी का जवाब आप दीजिएगा साथियों, ये रोमन लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी हमारी रोमन लिपि में लिखी गई है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। अन्य तमाम भाषाओं से ही संबंधित उनकी लिपियाँ हैं। जैसे उड़िया किस लिपि में है? तो उड़िया में। बांग्ला किस लिपि में है? बांग्ला में। गुजराती किस लिपि में है? तो गुजराती में। तो इसका मतलब कुछ भाषाओं की लिपियाँ उनके नाम के साथ चलती हैं, जिन्हें एग्जामिनर पूछने से कतराता है, क्योंकि ये तो जवाब आपके लिए सहज हो जाएगा। फिर एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को क्यों बनाएगा? इस वजह से एग्जामिनर जब आपके साथ जुड़ता है ना साथियों, तो उसका जो प्रश्न होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा पेचीदा होता है, जिससे आप उस प्रश्न को देख करके थोड़ा सा भ्रमित जरूर हों। इस वजह से ये महत्वपूर्ण चीज़ों का अंकन मैंने आपके सामने कर दिया है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं और बनते रहेंगे। क्लियर है? तो ये तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं लिपियों को लेकर के, कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। देखना, एक लिपि का नाम आपने सुना होगा, आपके दिमाग में आ जाए तो मैं उस पर भी चर्चा कर देता हूँ, ब्रेल लिपि। ये ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 ईस्वी में हुआ। 1824 ईस्वी में इसका आविष्कार होता है साथियों, ठीक। एक लुई ब्रेल नाम का लड़का, लुई ब्रेल, जिसका जन्म हुआ 4 जनवरी 1809 को जन्म लेता है। 1809 को जन्म लिया। कौन सा बच्चा था वो? लुई ब्रेल। 8 वर्ष की अवस्था में इस बेचारे की आंख चली जाती है और इसने ही इस महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की खोज की है। ब्रेल लिपि का मतलब समझ रहे हैं, जहां अंधे बच्चों को, नेत्रहीन बच्चों को भी शिक्षा देने का काम किया जाता है।
इस लिपि के माध्यम से, यानी नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के माध्यम से अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो बता देना साथियों, ब्रेल लिपि और ब्रेल लिपि की खोज कब हुई या इसका आविष्कार कब हुआ, तो 1824 ईस्वी में। और किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। खैलिए लिपियों से अलग नहीं है, उसकी एक तरीका है, इसलिए मैंने आपको बताने का प्रयास इस पे भी किया। हमारा दृष्टिकोण साझा हो चुका है। लिपि के बाद अगर हम ध्यान दें साथियों, तो दूसरा हमारा समीकरण कहता है बोली की तरफ आए। अब आपका मन मस्तिष्क आपसे यह कहेगा कि बोली किसे कहते हैं। देखना, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है साथियों, क्षेत्रीय रूप वो बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। कितना सिंपल सा परिभाषा है। मैं आपको सहजता से आपके जीवन के साथ जोड़ करके इस बात को बयां करना चाहता हूं। जरा ध्यान, जरा गौर फरमाइए। आप जब अपने गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में जब अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होते हैं, तो आपका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसी सामाजिक प्रतिष्ठान पर, किसी सामाजिक जगह बैठने पर, किसी ऐसे स्थान पर बैठने पर जहाँ पर कई लोग कई समुदाय से आए हुए हैं। वहाँ आपका लैंग्वेज कुछ और होता है और आपके गांव में कुछ और होता है। इसका तात्पर्य है कि हमारे घर में, हमारे गांव के आसपास जो बोली बोली जाती है, वो कहीं जाकर के 10 किलोमीटर दूरी पर वो उसका कायाकल्प हो जाता है, पूरी तरीके से वो परिवर्तित हो जाती है। तो जिस बोली का एक सीमित दायरा है वो क्षेत्रीय है। सोचना, आप इसी खड़ी बोली को लखनऊ ले जाते हो, इसी खड़ी बोली से आप दिल्ली पहुंचते हो, इसी खड़ी बोली से आप मुंबई, पूरे भारत का चक्कर लगाते हो सॉरी, यही खड़ी बोली आपका पूरे इंडिया में, आप कहीं भी जाते हो, आप सहजता से हर किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हो। वो व्यक्ति आपकी बातों को समझ पाता है, आपकी बातों का जवाब दे पाता है। तो ये क्षेत्रीय नहीं हुआ साथियों, ये तो विस्तृत हो गया ना। क्षेत्रीय बोली वो है जो आपके घर पे, अब ये घर वाली बोली, आप गांव वाली बोली लेकर के कहीं निकलो और पहुंच जाओ दिल्ली और बोलो, पहुंच जाओ आगरा और बोलो, फिर तो आपके लिए समस्याएं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपके उन तमाम बातों को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएगा। समझने का प्रयास करेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। तो भाषा का वह रूप जो किसी क्षेत्र या निश्चित दायरे में बोला जाता है वो बोली कहलाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बोलियों से आपका परिचय कराते हैं। जी हाँ साथियों, तो बोलियों की बात अगर हम हो रही है यहाँ पे देखना, तो यहाँ पर तमाम ऐसी बोलियों का नाम हम लिखेंगे जिनसे एग्जामिनर प्रश्न भी बनाते हैं। कन्नड़ कहाँ की बोली है, ऐसे पूछा जाएगा। कन्नड़ कहाँ की बोली है साथियों, तो कन्नड़ कहिएगा कर्नाटक की है। अच्छा बताना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। मलयालम, मलयालम कहाँ की है साथियों, तो मलयालम दोस्तों मेरे केरल की है, मलयालम केरल की है। ये कि ये देखिएगा खास है ये मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ की बोली है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये भारत के जो पूर्ववर्ती राज्य हैं वहाँ की है। मणिपुरी असम, असम में बोली जाती है, मिजोरम में बोली जाती है, त्रिपुरा में बोली जाती है साथियों। असम, मिजोरम, त्रिपुरा। अच्छा एक बात बताना, ये तो बड़े आराम से बता पाओगे ना, मराठी कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो जब कोई नाम से जुड़ा है तो बड़ा आसान होता है। गुजराती कहाँ की, गुजरात की। तो ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। हाँ, अवधी कहाँ की है, अब देखना अवधी किस प्रांत की बोली है। अवधी हमारे उत्तर प्रदेश की बोली है साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बोली है। अगर हम बात करें संस्कृत की, संस्कृत कहाँ बोली जाती है, अब आपका थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ लाएंगे। संस्कृत कहाँ बोली जाती है, भारत के किसी भी हिस्से में अब संस्कृत नहीं बोली जाती है। बात ध्यान देना, कर्नाटक का एक माथुर जिला है जहाँ पर माथुर गांव है साथियों, वहाँ आज भी कुछ संस्कृत के उच्चारण होते हैं या संस्कृत में बातचीत होती है। ये एक स्पेशल बात है, मैं लिख दे रहा हूँ। कर्नाटक के मानथुर में, कर्नाटक के मानथुर में, कर्नाटक के मानथुर में ये बोली जाती है। अच्छा बताना उर्दू कहाँ बोली जाती है, तो ये पूछा जाएगा आपसे। उर्दू जम्मू कश्मीर में, उर्दू जम्मू कश्मीर में। और सबसे खास रहा ये तेलुगु, तेलुगु कहाँ बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तेलंगाना में। ये प्रश्न काफ़ी खास है। और आपसे पूछा जा सकता है बोडो कहाँ की भाषा है, तो बोडो जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों की तिब्बती एरिया का, ये मैं कहीं जगह स्पेस दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। बोडो, बोडो तिब्बती प्रांत की भाषा है, तिब्बती प्रांत। और ये है आपकी गोंगरी, गोंगरी कहाँ की है, तो ये भी बताना आप जम्मू की है साथियों। और मैथिली, मैथिली कहाँ की है दोस्तों, मैथिली, तो मैथिली आपके बिहार की है। मैथिली हो गई
मगही हो गई, है ना, ये सब कहाँ की हैं? बिहार की बोलियाँ हैं। तो इनसे प्रश्न आपका एग्जामिनर बनाता है साथियों, और इन प्रश्नों का चिन्हांकन करता है। और मुझे पूरा विश्वास ये बातें आपको समझ में आ रही हैं और सारी चीज़ों को आप समझ भी चुके हैं। तो एक मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के लें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहाँ हम बात कर चुके हैं लिपि के बारे में, बोली के बारे में, अब हमारा चर्चा थोड़ा सा साहित्य के बारे में होता है। देखना इसे कैसे पहचानेंगे। देखना ये तो हमने बोला कि भाषा का क्षेत्रीय भाषा लिखने का तरीका है, ये लिपि तरीका है लिपि। और क्षेत्रीय रूप क्या कहा हमने? क्षेत्रीय जो रूप है वो बोली है। साहित्य किसे कहते हैं? तो भाषा का सृजनात्मक रूप, भाषा का सृजनात्मक रूप साहित्य कहलाता है। अब आपके दिमाग में होगा ये सृजन क्या है साथियों? देखना, सृजन का मतलब होता है कोई कार्य या किसी भी चीज का रखरखाव इस उद्देश्य से किया जाए कि इसका कोई दूसरा भी लाभ प्राप्त कर सके या कोई दूसरा भी इस बारे में जान पाए। जैसे आप अपने घर में अचार वगैरह का सृजन करते हैं, उस अचार का सृजन केवल आप अपने उद्देश्य से नहीं करते हैं, उसका दूरगामी परिणाम होता है कि मेरे रिश्तेदार आएंगे तो उनके भी थाली में ये परोसा जाएगा। आपका उद्देश्य दूर दराज तक होता है ना दोस्तों, ये होता है सृजन। सृजन करना ये नहीं है कि आप अपने जेब में कुछ रखे हैं, आज भी रखे हैं। सृजन करना होता है जो आपने उस मिट्टी के गुल्लक में रखा हुआ है, वो होता है सृजन करना, क्योंकि उसका दूरगामी परिणाम है, उसका दूरगामी उद्देश्य है। तो इस तरीके से हमारे भाषा में हमारे तमाम प्रकार की क्रियाकलापों का, तमाम प्रकार के पुराने ज़माने में हुई गतिविधियों का हमारे कवियों ने सृजन कर दिया, और जिसकी वजह से, उनके सृजन की वजह से आज हम उन तमाम बातों को जान पाते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, हम उस समय के कल्चर को आज भी पहचान पाते हैं। तुलसीदास जी ने उसको रामचरितमानस में कन्वर्ट किया, हम आज भी जानते हैं, और हम उस रामचरितमानस के माध्यम से तमाम चीज़ें आज भी अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। वेद व्यास ने महाभारत लिखा, तो ये सृजन करना हुआ। साहित्य बहुत बड़ा दायरा है साथियों, बहुत बड़ा, जो कि अभी इस समय इस कंटेंट में इसे जोड़ पाना मुनासिब नहीं है। केवल यहाँ इस कंटेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बताना बस शेष है, बाकी चीज़ें बाद में होगी। साहित्य का मतलब आप समझ रहे हैं, भाषा का सृजन करिए जिससे ये भाषा किसी आने वाले ज़माने में भी ये जानी जाए, हमारे इस ज़माने में क्या हुआ उस बात को भी आगे पहुँचाया जाए। पृथ्वीराज रासो रचना को चंद्रबरदाई ने लिख दिया, जिसके माध्यम से हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कुछ जान पाए। अगर चंद्रबरदाई ने यह काम नहीं किया होता, आप बताना कैसे जान पाते? जैसे आप बताइए, परमाल रासो आलाखंड जगनिक ने लिखा, जिसके वजह से हम तमाम प्रकार के आला उदल के बारे में जानते हैं या तमाम प्रकार की कहानियों को समझ पाते हैं। अभी आ गया 2021 के टेट में 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार आया था ना। तो इसका तात्पर्य है कि हम कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों से जुड़े होते हैं। ये हमारे साहित्य हैं, इनके माध्यम से हम पिछली पीढ़ी के बारे में या अपनी पिछले संस्कृति के बारे में बहुत कुछ समझ पाते हैं साथियों। इसी कड़ी में जैसे अगर हम आपसे कहें, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी के बाल छप्पर लेखनी अनुपम चली। जी हाँ साथियों, तो साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, ये सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। ये सब साहित्य हैं, ये सारे साहित्य सूरदास की रचना है। कामयानी, आंसू, लहर, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इनसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो इन्हें आप क्या कहते हो? साहित्य कहते हो। फिलहाल इस पर हमारा दृष्टिकोण आगे होगा, कभी फिर इस पर हमारी चर्चा होगी जिस पर विस्तृत रूप से बातें की जाएंगी और कई रचनाओं से आपको अवगत कराऊंगा जो आपके लिए विशेष होंगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन इसके लिए अलग कंटेंट हमारे लिए हमें लाना पड़ेगा, जिसके लिए अलग कंटेंट हम आपको देने का भी प्रयास करेंगे। देखिएगा, व्याकरण किसे कहते हैं साथियों? तो भाषा को शुद्ध करने की इकाई व्याकरण है। भाषा को शुद्ध करने की इकाई व्याकरण है। अभी तक हमारा जो सफ़र चल रहा था यहाँ तक पहुँचने का था, क्योंकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने आए हैं, ना कि ज़्यादा तामझाम। लेकिन हम इस व्याकरण तक पहुँचने के लिए इन तमाम प्रकार के क्रियाकलापों से, यानी पिछले 4 एपिसोडों से दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आज पहुँचे हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो भाषा को शुद्ध करने की इकाई व्याकरण है। आप ऊट पटांग लिखते हैं, आप कौशल्या कहते हैं, हम कौशल्या कहेंगे। आप आशीर्वाद सही नहीं लिखते, हम आपको सही लिखना बताएंगे। हमारी बातों को समझ रहे हैं? आप अहिल्या कहते हैं, हम अहिल्या करके बताएंगे। हम आपको प्रत्यागमन कैसे लिखा जाता है, इन बातों से भी अवगत कराएंगे।
ऐतिहासिक सही होता है कि ऐतिहासिक सही होता है, क्यों सही होता है, इन तमाम बातों से हम आपका परिचय कराएंगे, क्योंकि हम व्याकरण है और व्याकरण है तो हम भाषा को आपके शुद्ध करके जाएंगे। ये व्याकरण का काम है साथियों। आपकी जो त्रुटियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, व्याकरण उससे क्या करेगा, शुद्ध करेगा। तो भाषा को शुद्ध करने की इकाई व्याकरण है और व्याकरण के भी अंग होते हैं 4, जिसमें हमारा क्रमशः रहेगा वर्ण, शब्द, पद और साथियों वाक्य। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य हमारे व्याकरण के 4 अंग हो गए, जिन पर अब हमारे एपिसोड आगे आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलने वाले हैं। आगे आप देख पाएंगे वर्ण, वर्णमाला जहां देखेंगे, शब्द देखेंगे जहां तमाम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराऊंगा। संधि समास फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ साथियों, बने रहिए हमारे साथ। ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।